मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनके दो जो बहुत ही जबरदस्त किस्म के वक्तव्य आए हैं, उनके बारे में बातें करने जा रहा हूं। इनफैक्ट मेरा उद्देश्य उन वक्तव्यों की आपको याद दिलाना नहीं है, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा यह है कि इस तरह के जो वक्तव्य होते हैं, जब भी आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको इन पर किस तरीके से सोचना चाहिए, या यूं ही छोड़ देना चाहिए या नहीं, रुक कर इन पर विचार करना चाहिए। याद रखिए कि मैं यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से कह रहा हूं और विशेषकर मेंस की दृष्टि से कर रहा हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसका प्री से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि जिन वक्तव्यों को मैं अभी लेकर आपसे बात करूंगा, जब आप उसे सुनेंगे तब पाएंगे कि इसी दौर में, यानी कि जब आप उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी दौर में आपके प्री की भी प्रिपरेशन हो रही है। और इनफैक्ट प्रिपरेशन की ये जो प्रणाली है, ये आपको बहुत जबरदस्त रूप से मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानें कि वे दो वक्तव्य कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक वक्तव्य है, और ये दोनों वक्तव्य उन्होंने बाकायदे रोटरी क्लब के एक प्रोग्राम में दिए हैं। उसमें जो पहला वक्तव्य है वह है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, यह बेसिकली एक पुराने क्लब के समान है, जहां परिषद के सदस्य देश नए सदस्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वो ये है कि ये जो सुरक्षा परिषद है, ये किसी पुराने क्लब की तरह हो गई है, पुराने क्लब की तरह। और जो दूसरा इनका सेंटेंस है वो है कि यह जो G20 है, G20 के बारे में देखिए, उन्होंने एक बात कही है, ये जो G20 है बेसिकली कूटनीति के विश्व कप की तरह है, जहां सबसे बड़े और मजबूत खिलाड़ी एक साथ आते हैं। ये दो बातें हमारे विदेश मंत्री जी ने कही हैं। दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य रहा है, एक बहुत ही अद्भुत किस्म का सुखद संयोग रहा है कि राष्ट्रपति भवन में जब शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, उस समय जयशंकर जी उनके सचिव हुआ करते थे, तो इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं इनकी इंटेलेक्चुअलिटी से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हूं। आप इन्हें नौकरशाह के रूप में देख सकते हैं, ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में देखता हूं। और इससे भी जो बड़ी बात है, इन्हें मैं एक बहुत ही बेहतर इंसान के रूप में भी देखता ही नहीं हूं, बल्कि इनकी उस बेहतरी को और उन इंटेलेक्चुअलिटी को सलाम भी करता हूं और अंदर से महसूस भी करता हूं। तो इनके ये जो दोनों वक्तव्य हैं, इन वक्तव्यों के पीछे इनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, इनकी जो सादगी है, और सबसे बड़ी बात कि इनका जो साहस है, वो मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं उन बातों पर तो इतना नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मेरी यहां कोशिश होगी कि मैं इसके जो डायमेंशंस हैं, यानी कि ये जो दो वक्तव्य हैं, इनके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनके बारे में आपको बता सकूं। और मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप आंसर राइटिंग की एक शैली के रूप में भी ले सकते हैं। राइट? आपने महसूस किया होगा कि मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी शैली काफी कुछ इसी के करीब होती है। इसी सिस्टम से वो पूछते हैं, एक वक्तव्य दे दिया, एक कथन दे दिया, इसके औचित्य को सिद्ध कीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं, इसके विरोध में तर्क दीजिए, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चाहे आपको कुछ भी करने को कहा जाए, लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि आप उसे समझ पाएं कि यह है क्या, इसके केंद्र में कौन सी बातें हैं। आंसर लिखने में आपको परेशानी कहां होती है? परेशानी की शुरुआत वहां से हो जाती है जब आप उसके न्यूक्लियस को न पकड़ के, उसके केंद्र को, उसकी धुरी को न पकड़ करके कहीं न कहीं उससे विचलित हो जाते हैं। और जब थोड़े से विचलित हो जाते हैं, तो डेफिनेटली जो तथ्य आपकी पकड़ में आएगा, उसी तथ्य को आधार बना करके आप अपना उत्तर लिखेंगे, और वही दिशा गलत हो जाती है। देखिए, अगर दिशा गलत हो गई तो सही डेस्टिनेशन पर तो आप नहीं पहुंच सकते। ये विज्ञान का नियम है। राइट? तो आइए अब हम पहले वक्तव्य को लेते हैं कि ये जो सुरक्षा परिषद है, ये पुराने क्लब की तरह है। देखिए, इस वक्तव्य को मैंने क्यों लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए, और भारत इसकी सदस्यता के लिए, याद रखिए,
स्थायी सदस्य की सदस्यता के लिए बहुत लंबे समय से मांग कर रहा है, इसके लिए संघर्ष भी कर रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत के समर्थन में भी खड़े हैं और सच पूछिए तो भारत की जो दावेदारी है वो बहुत मजबूत भी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अक्सर आप ये सुनते होंगे कि किस तरह से अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो लगभग बेकार सा हो गया है। ये बेकार सा क्यों हो गया है? क्या उसके सदस्य बेकार हैं? नहीं। जो बेकार सा कहा जाता है उसके पीछे जो मूल कारण है वो इसकी सुरक्षा परिषद है। 5 सदस्य हैं इसके जो स्थायी हैं, उन्हें वीटो पावर है। और जब भी याद रखिए कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसमें लेटेस्ट एग्जाम्पल को शामिल कर सकें। अभी ऐसा लेटेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? दोस्तों, एक लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी जो है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है कि आपने मिस कर दिया हो, वो ये है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, काफी लंबा अरसा हो गया है। बहुत से फिलिस्तीनी, जिसे आप गाजा पट्टी कहेंगे, कि लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चिंतित है। तो इसकी जो महासभा है, महासभा ने एक असाधारण प्रस्ताव रखा और उस असाधारण प्रस्ताव का जो तथ्य था वो यही था कि इस युद्ध को रोका जाए, राइट। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ कि सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर दिया, यानी कि जो युद्ध विराम का जो प्रावधान था उसे नष्ट कर दिया। देखिए, लगभग पूरी दुनिया चाह रही है कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन अमेरिका ने नहीं चाहा और पूरी दुनिया किनारे हो गई। दोस्तों, यही है इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण। कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है। अब यहां कहा गया कि ये पुराने क्लब की तरह है। देखिए, जो शहर के लोग हैं और खासकर जो मेट्रो के हैं वो पुराने क्लब को समझ लेंगे कि क्या कहने का अर्थ है, लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं शायद वो पुराने क्लब का सही अर्थ न लगा पाए जो यहां जुड़ता है। जो हमारे बहुत पुराने क्लब हैं, उदाहरण के तौर पर दिल्ली का जिम खाना क्लब, ये बहुत ही बड़े लोगों के क्लब थे, जिन्हें आप कह लीजिए कि ये अभिजात्य वर्ग के क्लब थे। बहुत जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत जो ऊंचे पद पर हैं, जो राजघराने से लोग हैं, यही इनके सदस्य बनते थे, आज भी बने हुए हैं। यदि अब कोई नया व्यक्ति इनका सदस्य बनना चाहे तो ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें एंट्री नहीं देंगे। उन्होंने अपने नियम कानून इतने कड़े बना रखे हैं कि नए लोगों का प्रवेश ही उसमें लगभग असंभव सा है। पता लगा कि मेंबरशिप फीस इतनी ज्यादा बना रखी है, पता लगा कि उसके कानून कायदे इतने कड़े हैं। जैसे बहुत से क्लब में तो अभी भी है कि उनके ड्रेस कोड हैं, उस ड्रेस कोड के बिना आप अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। उनके जो रेस्टोरेंट हैं और जो दूसरी जगह हैं उनमें केवल मेंबर ही जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नया मेंबर बनना बहुत मुश्किल है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो सुरक्षा परिषद की बात कही, आप इसे जोड़ लीजिए तो फिर मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, इनका जो दूसरा वक्तव्य है हमारे विदेश मंत्री जी का, वो है G20 को लेकर। ये भी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत अभी तक तो इसका अध्यक्ष है ही है, 1 जनवरी से दूसरे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 1 साल तक आप देखिए कि भारत की जगह जगह पर इनकी बैठकें होती रही हैं और भारत का जो कद है वैश्विक स्तर पर इससे बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब ये जो G20 है, आपको ये भी मालूम है कि 1 तारीख को ये G21 हो सकता है। नामकरण क्या किया जाएगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बनेगा। अफ्रीकन यूनियन का मतलब है कि अफ्रीका के जितने भी देश हैं, 54-55 देश, वो सबके सब भी इसके सदस्य हो जाएंगे। अभी ये G20 है, फिर वो G21 हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन ये जो G20 है, उन्होंने कहा कि विश्व कप की तरह, यानी कि जहां की दुनिया के बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं। तो ये बेस्ट प्लेयर का क्या मतलब है? अगर हम इनको कंबाइन करके देखें G20 को, तो 85% ग्लोबल जीडीपी इसके पास है। 20 देश हैं, 85%। ग्लोबल ट्रेड में लगभग 75%, पॉपुलेशन में 66%। अब इसमें फिर आप अफ्रीकन यूनियन को जोड़ दीजिएगा, तो देशों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये कितने प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं? और इसमें फिर देश भी कौन से हैं? दुनिया की जो सबसे बड़ी 5-7 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तो इसमें हैं ही। उदाहरण के तौर पर कुछ आप नाम इसमें शामिल कर सकते हैं। हम हैं ही, भारत है, अमेरिका है, चाइना है, रूस है, इंग्लैंड है, कनाडा है, जापान है। बताइए, तो सारे के सारे विश्व कप के बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए ना, बड़ी बड़ी टीम हो गई ना। तो हमारे विदेश मंत्री जी का यही कहना था कि जो G20 है वो एक तरह से विश्व कप की तरह है और ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गर्व की बात है कि भारत ने इसकी अध्यक्षता की है
और उससे भी बड़ी बात है कि भारत ने इसकी अध्यक्षता करते हुए बाकायदे दुनिया के सामने ये दिखाया है कि किस तरीके से हम सभी देशों के बीच, यानी कि जो ये विश्व खिलाड़ी हैं, इनमें बहुत से मामलों पर सर्वसम्मति स्थापित कर सकते हैं। ये विदेश मंत्री जी का आशय रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये दो वक्तव्य मैंने आपके सामने जानबूझ करके रखे हैं और इनका थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश की है। और आपने देखा होगा कि जब मैं इस पर बात कर रहा हूं तो क्या प्री की दृष्टि से रिवीजन नहीं हो रहा है? हो रहा है। मुझे लगता है कि तैयारी करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह भी हो सकता है और ये मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। दोस्तों, अब एक छोटी सी खबर, और खबर यह है कि आपको मालूम है कि सूरत में अभी एक बोर्स बना है। बोर्स का आप एक तरह से कह लीजिए कि कार्यालय, ऑफिस जैसा बना है डायमंड के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हीरा और आभूषण कारोबार के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र है और इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स। और ये दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह का परिसर है जहां पर इतने सारे कार्यालय होंगे, इतनी सारी दुकानें होंगी और इसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और हमारा जो हीरा उद्योग है और खासकर जो सूरत है वो हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अभी भी 8 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। वहां खासकर हीरे की कटाई होती है, हीरे की पॉलिश होती है, ये सब काम वहां किए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी खबर है और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।